नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। हाँ, आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो अ, कई दशक पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसकी गूंज आज भी उतनी ही गहरी है। हाँ। हमारे पास लेखक रांगे राघव और उनकी एक बेहद असरदार कहानी गूंगे से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। हाँ। तो आज का हमारा मकसद है लेखक के तेजतरार जीवन और उनके लिखने के अंदाज को समझना। और फिर उस कहानी में उतरना। हाँ, और फिर एक गूंगे लड़के की इस कहानी में गहराई से उतरकर ये जानना कि ये समाज इंसान के स्वाभिमान और हमारी अपनी चुप्पी के बारे में क्या कहती है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी मतलब शुरू से ही एक धोखा देती है। धोखा किस तरह का? हमें लगता है कि हम एक दिव्यांग किशोर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि ये आईना हमारे ही सामने रखा गया है। अच्छा। ये कहानी असल में हम सब के उस गूंगेपन के बारे में है जिसे हम हर रोज जीते हैं। चलिए शुरुआत लेखक से ही करते हैं, क्योंकि उनका नाम और उनकी जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं है। हाँ, ये तो है। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका मूल नाम तिरुमल्लाय नंबक्कम वीर राघव आचार्य था। हाँ, जाहिर है कि लिखने के लिए उन्होंने एक छोटा नाम चुना, रांगे राघव। बिल्कुल। और उनकी जिंदगी में भी कई परतें थीं। उनका जन्म तो आगरा में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज दक्षिण भारत से थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 39 साल की उम्र में वो गुजर गए, 1962 में। सिर्फ 39 साल, ये तो मतलब विश्वास करने लायक भी नहीं है, खासकर जब हम उनके काम को देखते हैं। सही बात है। इन नोट्स के मुताबिक उन्होंने 150 से ज्यादा किताबें लिखी, कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचना, रिपोर्टिंग, सब कुछ। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और कहना बहुत कुछ है। घरौंदा, मुर्दों का टीला। कब तक पुकारूं, ये सब तो क्लासिक माने जाते हैं। सही। ये उनकी खासियत थी। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक तरह के क्या कहते हैं, रिकॉर्डर थे। रिकॉर्डर। हाँ, समाज के उस हिस्से की आवाज को रिकॉर्ड कर रहे थे जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। उनका फोकस हमेशा से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े शोषित और पीड़ित लोग रहे। लेकिन वो सिर्फ समस्या दिखाकर नहीं, वही तो बात है। वो सिर्फ समस्या दिखाकर नहीं छोड़ते थे। उनके कहानियों में शोषण का दर्द तो है, लेकिन साथ ही उससे बाहर निकलने की एक छटपटाहट भी है। एक मुक्ति का मार्ग दिखाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ सहानुभूति नहीं जताते, बल्कि एक तरह से गवाही देते हैं। और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनने की यही जिद हमें सीधे उनकी सबसे असरदार कहानियों में से एक गूंगे तक ले जाती है। सही। कहानी की शुरुआत ही हमें झकझोर देती है। मुख्य पात्र एक किशोर लड़का है जो जन्म से बहरा है और इसीलिए गूंगा भी है। हाँ, गूंगा भी है। कहानी एक बहुत ही आम सी सीन से शुरू होती है। कुछ औरतें और एक लड़की उसे देखकर मजाक कर रही हैं, उसे बुलाने की कोशिश कर रही हैं। और जब वो सुन नहीं पाता तो सब खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, और ये हंसी बहुत चुभती है। ये कहानी की पहली परत है कि समाज किसी भी तरह की कमी को कैसे एक तमाशे की तरह देखता है। और फिर हमें इशारों में उसकी कहानी पता चलती है। वो बताता है कि उसके पिता, जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, मर गए। फिर उसकी माँ, जो घूंघट करती थी, उसे छोड़कर चली गई। जिन लोगों ने उसे पाला वो उसे बहुत मारते थे, चाहते थे कि वो बाजार में पल्लेदारी करे, मतलब बोझा ढोए। हाँ, और कमाकर उन्हें दे। ये सब वो सिर्फ अपने हाव भाव और इशारों से समझा देता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, बोलने की शक्ति न होने के बावजूद उसका दिमाग बहुत तेज है। हाँ, कहानी में एक पात्र है सुशीला, वो कहती भी है, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। तो वो संवाद कर सकता है। बिल्कुल, बस उसकी संवाद का माध्यम अलग है। और यहीं से कहानी हमसे एक सवाल पूछने लगती है कि असली संवाद क्या है। हाँ, क्या वो सिर्फ गले से निकली आवाज है? इसी बीच कहानी में उसके बोलने की कोशिश का जिक्र आता है, और ये लाइन ये पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिखा है जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। उफ। और उसकी आवाज को कर्कश कांव-पांव का ढेर कहा गया है। आप उस छटपटाहट को, उस बेबसी को महसूस कर सकते हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली इमेज है। लेखक दिखा रहे हैं कि आवाज सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये इंसान के होने का, अपनी पहचान बनाने का एक
एक बुनियादी संघर्ष है। सही। वो लड़का सिर्फ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, वो समाज में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा है, ये बताने के लिए कि मैं भी हूं। और समाज? और समाज उसकी इस कोशिश पर भी हंसता है। कहानी में फिर एक मोड़ आता है जब चमेली नाम की एक औरत की एंट्री होती है। उसे गूंगे पर दया आती है। और वो उसे 4 रुपए महीने और खाने पर काम पर रख लेती है। लेकिन उसकी दोस्त सुशीला को शक है। वो कहती है, रख तो लिया है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ये समाज के उस हिस्से की आवाज है जो हर चीज को शक की नजर से देखता है ना? हाँ बिल्कुल। पर यहाँ पर चमेली के पति के मन में एक ख्याल आता है जो कहानी का सार है। क्या? वो सोचते हैं मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। एक मिनट, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत। इसका मतलब है कि जब हम किसी लाचार पर दया करते हैं तो हम असल में अपने अंदर की किसी लाचारी को देख रहे होते हैं। वो हिस्सा जो बहुत कुछ कहना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन किसी डर या मजबूरी से कह नहीं पाता, कर नहीं पाता। वाह, हाँ, ये तो कमाल की बात है। मतलब हम जब किसी की मदद करते हैं तो असल में हम अपने ही अंदर के किसी दबे हुए हिस्से को आवाज दे रहे होते हैं। शायद। मैंने कभी इस तरह सरी सोचा था। तो चमेली की दया सिर्फ दया नहीं है, वो शायद अपने ही किसी गूंगेपन का इलाज कर रही है। शायद। और इसी वजह से जब गूंगा उस दया को अपनी शर्तों पर नहीं लेता तो चमेली को गुस्सा आता है। क्योंकि वो लड़का सिर्फ एक असहाय जीव नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसका अपना एक स्वाभिमान है जो कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। हाँ, और ये स्वाभिमान ही शायद उसे बाकी असहाय लोगों से अलग करता है ना? सही। वो भीख नहीं मांगता। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या खाता है तो वो अपने सीने पर हाथ मारकर इशारा करता है कि हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा। फिर अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर बताता है कि मेहनत का खाता हूं। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये उसके किरदार की पूरी नींव रख देता है। बिल्कुल। वो अपनी विकलांगता को अपनी पहचान नहीं बनने देता। उसकी पहचान उसकी मेहनत है। और यहीं से टकराव शुरू होता है। हाँ, चमेली और उसके बीच का टकराव। क्योंकि चमेली ने उसे एक दया के पात्र की तरह देखा था, एक बराबर के स्वाभिमानी इंसान की तरह नहीं। और ये टकराव बहुत जल्दी सामने आ जाता है। गूंगे की एक आदत है कि वो कभी-कभी भाग जाता है। हाँ, और फिर कुछ दिन बाद लौट आता है। एक बार जब वो भूखा प्यासा लौटता है तो चमेली गुस्से से भरी होती है। हाँ। वो उसे नाली का कीड़ा और भिखारी कहती है और रोटियां उसकी तरफ फेंक देती है। हाँ। ये बहुत बहुत अपमानजनक था। और गूंगे की प्रतिक्रिया देखिए, वो उन फेंकी हुई रोटियों को छूता तक नहीं है। भूखा है लेकिन स्वाभिमान ज्यादा बड़ा है। यही है स्वाभिमान का टकराव। चमेली का गुस्सा और लड़के का आत्मसम्मान। बाद में जब चमेली उसे चिमटे से मारती है तो वो रोता नहीं, शायद अपने भाग जाने के अपराध को स्वीकार कर रहा है। लेकिन जैसी चमेली की आंखों से आंसू गिरते हैं वो भी रो पड़ता है। ये एक बहुत मुश्किल पल है कहानी में। यहाँ कोई पूरी तरह सही या गलत नहीं है। नहीं, बस इंसानी भावनाओं का एक उलझा हुआ जाल है। उनका रिश्ता सिर्फ मालिक नौकर का नहीं है, उसमें एक अजीब सा अपनापन भी है। हाँ, जो दर्द के रास्ते से आता है। ये एक बहुत ही उलझा हुआ दर्द भरा रिश्ता है जहाँ करुणा और क्रोध एक दूसरे में गुथे हुए हैं। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब चमेली का छोटा बेटा बसंता खेलते खेलते गूंगे को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। गूंगा, जो कि बसंता से ज्यादा ताकतवर है, उसका हाथ उठता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है और वो रोने लगता है। इस एक पल में कहानी का पूरा सामाजिक ताना बाना छिपा है। कैसे? गूंगे का हाथ रोक लेना उसकी शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की उसकी गहरी समझ को दिखाता है। अच्छा। उसे बिना बताए ये पता है कि बसंता मालिक का बेटा है और उस पर हाथ नहीं उठाया जा सकता, चाहे गलती उसी की क्यों न हो। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो सामाजिक नियम को जानता है जो कहता है कि वो नीचे है। बिल्कुल। और चमेली की प्रतिक्रिया तो और भी ज्यादा उलझी हुई है। हाँ, पहले वो अपने बेटे के लिए ममता में गूंगे पर चिल्लाती है, फिर उसे घृणा होती है। लेकिन फिर उसे अचानक एहसास होता है कि गूंगे ने जबरदस्त आत्मनियंत्रण दिखाया, जबकि शारीरिक बल उसमें ज्यादा था। वो सोचती है इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये उस सामाजिक कंडीशनिंग की स्वीकृति है।
चमेली एक पल के लिए समझ जाती है कि गूंगे का गूंगा होना सिर्फ शारीरिक नहीं है, उसे समाज ने भी गूंगा बना रखा है। उसे अन्याय के खिलाफ हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। हाँ, और बसंता का बसंता होना सिर्फ ये नहीं है कि वो बोल सकता है, बल्कि ये है कि उसे बिना किसी योग्यता के भी ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। ये समाज के बने बनाए ढांचे पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। बहुत तीखी। और फिर कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। चमेली को शक होता है कि गूंगे ने चोरी की है और वो उसे घर से निकाल देती है। वो उस पर चिल्लाती है, मकार, बदमाश, निकल जा। ये जानते हुए भी कि वो उसकी एक भी बात सुन नहीं सकता। हाँ, यही तो। ये उस रिश्ते का सबसे दुखद पल है। चमेली का उस पर चिल्लाना ये दिखाता है कि वो उसकी विकलांगता को भूल चुकी है, या शायद उस पल में भूलना चाहती है। वो उसे एक सामान्य इंसान की तरह प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही है, जो कि असंभव है। थोड़ी देर बाद गूंगा वापस आता है, खून से लथपथ। सड़क के कुछ लड़कों ने उसे बहुत पीटा था। क्यों? क्योंकि वो गूंगा होने के नाते उनसे दबना नहीं चाहता था। उसने शायद पलटकर जवाब देने की कोशिश की होगी। कहानी की आखिरी लाइन है कि वो दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। तो इस सब का क्या मतलब है? कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? और यहीं पर कहानी उस एक लड़के से निकलकर हम सब तक पहुंच जाती है। अच्छा। हाँ, अंत में कहानी का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। स्रोत साफ कहता है कि गूंगे शीर्षक सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जो अन्याय देखते हैं पर उसे चुनौती नहीं दे सकते। हाँ, जिनके दिल में गुस्सा है, जो सही गलत को समझते हैं लेकिन फिर भी अत्याचार के सामने असहाय हैं। तो लेखक एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो आज भी उतना ही सच है आज के दिन। ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है? सही सवाल। किसका दिल समाज, दफ्तर या परिवार में हो रहे अन्याय को देखकर छटपटाता नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी रिश्ते, किसी नौकरी या किसी झूठे सुख के धोखे में चुप रह जाता है? बिल्कुल। लेखक दिखा रहे हैं कि शारीरिक रूप से गूंगा होना उस सामाजिक और मानसिक गूंगेपन का प्रतीक है जो हम सब अन्याय के सामने महसूस करते हैं। तो असली गूंगे कौन है? कहानी के अंत में ये साफ हो जाता है कि असली गूंगे बहरे तो वो लोग हैं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनहीन हैं। वो लोग जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी चुप रहना चुनते हैं। वो लड़का तो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, सड़क के लड़कों से भी लड़ा, लेकिन हम अपनी लड़ाइयां लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो एक गूंगे लड़के की कहानी जो दया और स्वाभिमान के बीच झूलती है, हाँ, आखिर में हम सबकी कहानी बन जाती है। हाँ, ये इस बात पर एक गहरी नजर है कि कैसे सामाजिक दबाव और हमारी अपनी मजबूरियां हाँ। हमारी आवाज को दबा देती हैं। सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। ये कहानी दशकों पहले तब लिखी गई थी जब अपनी बात कहने के लिए ज्यादा मंच नहीं थे। सही। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया है, जहां हर किसी के पास अपनी आवाज बुलंद करने का जरिया है, क्या हम वाकई कम गूंगे हुए हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या हमने बस चुप रहने या चुप करा दिए जाने के नए और ज्यादा पेचीदा तरीके खोज लिए हैं? क्या हमने सिर्फ चिल्लाने के नए तरीके सीख लिए हैं, जबकि असल में हमारी आवाज पहले से भी ज्यादा अनसुनी हो? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।